नमस्कार। भारतीय राजनीति में एक पद ऐसा है जो रातों रात सरकारें बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्यपाल की। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि राज्यपाल का विवेकाधिकार यानी उनकी डिस्क्रेशनरी पावर संविधान की दी हुई एक गाइड है या फिर राजनीति का एक धारदार औजार। तो सवाल यही उठता है, क्या राज्यपाल सिर्फ एक नाम के हेड हैं, एक फिगर हेड, या फिर एक असली पॉलिटिकल प्लेयर जिसके एक इशारे पर सत्ता का पूरा खेल पलट सकता है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब छुपा है गवर्नर की दोहरी भूमिका में। आप उन्हें एक पुल की तरह समझ सकते हैं जो स्टेट और सेंटर को जोड़ता है, लेकिन कई बार यही पुल जोड़ने के बजाय टकराव की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा कैसे होता है? आइए समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं, एक विरोधाभास है। एक तरफ तो वो राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं जिन्हें चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम करना होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो केंद्र सरकार के एजेंट भी हैं। उनका काम ये भी देखना है कि राज्य का शासन संविधान के हिसाब से चल रहा है या नहीं। और अब यही जो दोहरी जिम्मेदारी है ना, यहीं से अक्सर सारे टकराव की शुरुआत होती है। तो ये जो टकराव है, इसकी असली जड़ कहाँ है? इसकी जड़ हमें मिलती है हमारे संविधान में ही, आर्टिकल 163 में। यही वो आर्टिकल है जो गवर्नर की सबसे विवादास्पद पावर यानी उनके डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात करता है। अब ये डिस्क्रिशनरी पावर आखिर है क्या भला? आसान भाषा में समझें तो ये गवर्नर का एक तरह का सुपर पावर है। ये वो शक्ति है जो उन्हें कुछ खास सिचुएशन में चुनी हुई सरकार की सलाह को ना सिर्फ इग्नोर करने बल्कि उसके एकदम खिलाफ जाकर फैसला लेने का अधिकार भी देती है। सोचिए कितना पावरफुल है ये। और इस सुपर पावर का सोर्स वो है संविधान का आर्टिकल 163(1) खुद। ये कहता है कि हाँ, गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करना होगा। लेकिन फिर आता है एक छोटा सा शब्द, सिवाय, एक्सेप्ट। सिवाय उन मामलों के जहां संविधान उन्हें अपनी समझ, अपने विवेक से काम करने की इजाजत देता है। और यकीन मानिए, बस यही एक छोटा सा शब्द सिवाय भारतीय राजनीति के कुछ सबसे बड़े तूफानों की जड़ रहा है। और ये विवेक इस्तेमाल होता कहाँ है? ये इस्तेमाल होता है ठीक उन मौक़ों पर जब राजनीति का पारा सबसे ज्यादा हाई होता है। जरा सोचिए, जब किसी को भी बहुमत न मिले तो सीएम किसे बनाया जाए, ये फैसला गवर्नर के हाथ में। एक चलती हुई सरकार को बर्खास्त करना हो, किसी बिल को पास होने से रोककर प्रेसिडेंट के पास भेजना हो, और सबसे बड़ा दाव, राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल की सिफारिश करना, ये सब गवर्नर के विवेक पर निर्भर कर सकता है। अब जाहिर है, जब इतनी पावर होगी तो विवाद तो होंगे ही, और हुए भी। गवर्नर की इन शक्तियों के इस्तेमाल पर इतने झगड़े हुए कि एक क्लैरिटी की ज़रूरत महसूस होने लगी। और इसी ज़रूरत का जवाब बनकर सामने आया सरकारिया कमीशन। हुआ ये कि 70s और 80s आते आते गवर्नर के रोल को लेकर इतने विवाद हुए, इतने टकराव हुए कि सेंटर और स्टेट के रिश्ते एकदम तनावपूर्ण हो गए थे। तो इसी माहौल को ठीक करने, एक रास्ता निकालने के लिए सरकारिया कमीशन बनाया गया, और इस कमीशन ने कुछ बहुत ही जरूरी सिफारिशें दी। एक बात साफ समझनी होगी, कमीशन का मकसद संविधान को बदलना बिल्कुल नहीं था। उनका काम था एक तरह की रूल बुक बनाना, एक गाइडलाइन देना कि गवर्नर अपनी इन स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल मनमाने ढंग से ना करें, बल्कि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से करें, ताकि सेंटर और स्टेट के रिश्ते खराब ना हों बल्कि और मजबूत हों। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं सरकारिया कमीशन की वो कौन सी बड़ी सिफारिशें थीं जिन्होंने गवर्नर की इन डिस्क्रेशनरी पावर्स पर एक साफ रास्ता दिखाने की कोशिश की। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती थी? मुख्यमंत्री चुनने में, खासकर तब जब चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, जिसे हंग असेंबली कहते हैं। अब ऐसे में गवर्नर पहले किसे बुलाएं? इस फैसले पर हमेशा पक्षपात के आरोप लगते थे। तो सरकारिया कमीशन ने कहा, रुको, इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं, और उन्होंने एक एकदम सीधा साधा फॉर्मूला दे दिया। और ये फॉर्मूला बहुत लॉजिकल था। कमीशन ने एक ऑर्डर, एक प्रायोरिटी लिस्ट बना दी। नंबर 1, सबसे पहले उस गठबंधन को बुलाओ जो चुनाव से पहले बना था और बहुमत लेकर आया है। नंबर 2, अगर ऐसा कोई नहीं तो जो सबसे बड़ी अकेली पार्टी है उसे मौका दो। नंबर 3, अगर वो भी फेल हो जाए तो चुनाव के बाद बने गठबंधन को बुलाओ, और आखिर में बाहर से सपोर्ट लेकर बनने वाले गठबंधन को। सिंपल। इस ऑर्डर से ये पक्का हो गया कि फैसला गवर्नर की मर्जी पर नहीं बल्कि एक तय नियम पर आधारित होगा। दूसरी बड़ी सिरदर्दी थी सरकारों को डिसमिस करने की पावर।
यहाँ कमीशन ने एक, कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी बात कही। उन्होंने कहा कि किसी सरकार के पास मेजॉरिटी है या नहीं, इसका फैसला राजभवन के बंद दरवाजों के पीछे नहीं होगा। नहीं, इसका फैसला होगा असेंबली के फ्लोर पर, सबके सामने। इसी को हम फ्लो टेस्ट कहते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी वहीं पर होगा। और ऐसा ही कुछ कहा गया बिल्स यानी विधेयकों के बारे में। कमीशन ने साफ किया कि किसी बिल को रोककर प्रेसिडेंट के पास भेजना एक रेयर एंड एक्सेप्शनल कदम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये राज्य सरकार के काम में अड़ंगा लगाने का एक रोज का हथियार बन जाए। तो सवाल ये है कि आखिर ये बहस आज भी इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये एक ऐसा संवैधानिक सवाल है जो सीधे सीधे भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी हमारे संघीय ढांचे की बुनियाद से जुड़ा है। तो कुल मिलाकर हम इस पूरे टकराव के सेंटर पॉइंट पे पहुंचते हैं। देखिए, एक तरफ है संविधान का टेक्स्ट आर्टिकल 163 जो गवर्नर को बहुत बड़ी और थोड़ी अस्पष्ट शक्ति देता है अपने हिसाब से फैसले लेने की, और दूसरी तरफ है सरकारिया कमीशन जैसी डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस यानी लोकतांत्रिक परंपराएं जो कहती है कि पावर का इस्तेमाल सिद्धांतों के आधार पर करो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स के आधार पर करो, जैसे कि फ्लो टेस्ट। और अगर इसकी जड़ में जाएं तो ये पूरी बहस सिर्फ एक चीज के बारे में है, बैलेंस। संविधान के लिखे हुए शब्दों और लोकतंत्र की असल भावना के बीच एक सही संतुलन बनाने की। कानून की किताब क्या कहती है और उसे किस नियत से लागू किया जाना चाहिए, बस यही है सारा खेल। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या अब वो वक्त आ गया है कि गवर्नर की इन शक्तियों को लेकर सारे कन्फ्यूजन खत्म कर दिए जाएं? क्या उन्हें साफ साफ कोडिफाई कर देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई विवाद ही ना हो? या फिर संविधान बनाने वालों ने जो विवेक की गुंजाइश छोड़ी थी वो जरूरी है? इस सवाल का जवाब हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। इस पर सोचिएगा जरूर।